और जंग से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर बता दें, हॉर्मूज के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। तेल गैस की कमी से अब ट्रंप परेशान। ईरान से हॉर्मूज खोलने की अपील की है डोनाल्ड ट्रंप ने। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे कि अगर ईरान ने हॉर्मूज नहीं खोला तो हमला और तेज कर दिया जाएगा, लेकिन अब दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो अपील करते नजर आ रहे हैं। ईरान से इजराइल और अमेरिका पिछले 17 दिनों से युद्ध लड़ रहे हैं। बम बरस रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। वजह है ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता को रोकना। लेकिन एक रिपोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है, क्योंकि वो जिस चीज के लिए वॉर लड़ रहे हैं वो ईरान चुपचाप बनाने की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद अमेरिका और ट्रंप की निगाहें उस जगह पर जाकर टिक गई हैं, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान पिकेक्स माउंटेन की खुफिया पहाड़ियों में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। सुनसान पहाड़ी और बंजर वाला ये पहाड़ करीब 5000 फीट ऊंचा है। सैटेलाइट तस्वीरें देखें तो पिकेक्स माउंटेन इलाका ऊपर से उबड़ खाबड़ दिखता है, जो नातांज परमाणु कार्यक्रम स्थल से 1.5 किलोमीटर दूर है। दावा है कि इसी पिकेक्स माउंटेन के 329 फीट नीचे बंकर बने हुए हैं, जहां ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम रखा हुआ है, जहां 24 घंटे ईरान के साइंटिस्ट अपने मिशन में लगे हुए हैं। इतनी गहराई में होने के कारण किसी भी देश को इसकी भनक लगना मुश्किल हो जाता है। और इस रिपोर्ट के बाद अब ट्रंप के हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जिस परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ये जंग शुरू की थी, उसमें ईरान लगातार आगे बढ़ रहा है। क्योंकि पिछले साल जून में हुई जंग में अमेरिका ने दावा किया था कि उसने ईरान के स्थान, नातांज और फोर्डो प्लांट को उड़ा दिया था। लेकिन एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर इतनी गहराई में ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में काम कर रहा है तो उसे नष्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो जब से रिपोर्ट आई है, डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं, क्योंकि अगर ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गया तो उसका इतने दिनों तक युद्ध लड़ना बेकार हो जाएगा। ईरान के सीक्रेट अड्डे पर अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि पिकेक्स माउंटेन एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। माउंटेन की ऊंचाई करीब 5000 फीट है। पहाड़ी के अंदर 329 फीट गहरे बंकर हैं और इस गहराई में बंकर बस्टर बम भी बेअसर होंगे। ऐसे में जमीनी सेना भेजकर ही इसे रोका जा सकता है। ईरान के पास 440 किलो यूरेनियम होने का दावा है। 60% यूरेनियम संवर्धित होने का दावा है। 90% यूरेनियम संवर्धित होने पर परमाणु बम बन सकता है। ईरान 10-11 परमाणु बम बना सकता है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का एपिसेंटर हॉर्मूज स्ट्रेट बन चुका है, जहां ना डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी चल रही है और ना नेतन्याहू का गुस्सा, क्योंकि हॉर्मूज का बादशाह ईरान खुद को बताता है। लेकिन ऐसा क्या है जिसका सुपर पावर अमेरिका के पास भी कोई तोड़ नहीं है? तो वो है ईरान का जटायु जाल, जिसमें अगर कोई फंसा तो उसका निकलना मुश्किल है, क्योंकि ईरान की असली ताकत जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर है, जहाँ सैकड़ों मीटर नीचे छिपी सुरंगें, जिसका अंदाजा लगाना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन है। और इसी के दम पर वो हॉर्मूज पर राज करता है। खलीफा का जटायु यानी ईगल 44 एयरबेस दक्षिणी पश्चिमी ईरान के हॉर्मुजगान प्रांत में है, जो बंदर अब्बास शहर से 120 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक दूर पहाड़ी इलाके में स्थित है। बेस पहाड़ों के नीचे 500 मीटर की गहराई में है, जहाँ लड़ाकू विमान, बम वर्षक विमान और ड्रोन का जखीरा है। बेस विमानों को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से लैस करने और उन्हें सुरक्षित रनवे से लॉन्च करने की सुविधा है। और ईरान की यही ताकत अमेरिका समेत उसके सहयोगी देशों के लिए एक रहस्य भी है और मुसीबत भी, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि वो दुश्मन देशों को हॉर्मुज से गुजरने नहीं देगा। अमेरिका और इजराइल से जंग में ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हवाई ताकत मजबूत न होने के कारण ईरान के अलग अलग शहरों से विध्वंसक तस्वीरें मिल रही हैं। तेहरान का बहराबाद एयरपोर्ट एक बार फिर से टारगेट पर लिया गया है, जिसके बाद एयरपोर्ट से बारूदी प्रहार के बाद की खौफनाक तस्वीरें सामने आ गई हैं। इस वीडियो में देखिए, हमले के बाद आग का बड़ा सा गोला हवा में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक वैसे जब कोई ज्वालामुखी फटता है तब लावा बिखरते हुए निकलता है। काले धुएं का गुबार सैकड़ों फीट ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच एक खुलासा ये भी हुआ कि इस हमले में आईडीएफ ने स्पेशल एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर दिया। उस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के अलावा कई हाई लेवल अधिकारी और नेता किया करते थे। इस प्लेन के जरिए घरेलू और इंटरनेशनल ट्रैवल और रणनीतिक कोऑर्डिनेशन के लिए किया जाता था। बहराबाद एयरपोर्ट पर अमेरिका और इजराइल जंग की शुरुआत से ही बम बरसा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सिविलियन एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि यहाँ से IRGC के मिलिट्री एयरक्राफ्ट, हैंगर और लॉजिस्टिक भी चलते हैं। इजराइल दावा करता है कि यहीं से हथियारों को ईरान के प्रॉक्सी को भेजा जाता है। अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे और ज्यादा विध्वंसकारी होता जा रहा है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से बुरी तरह फंस चुके डोनाल्ड ट्रंप ने अब नेटो को धमकी दी है। ऊर्जा संकट के लिए जिम्मेदार का दाग लगवा बैठे ट्रंप यहां पर हालात जल्द सामान्य कर लेना चाहते हैं, लेकिन ईरानी फ्रांस में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें कई देशों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। जबकि इससे पहले तक ट्रंप कार्गो कंपनियों को पूरी सुरक्षा देने के दावे कर रहे थे और यहाँ नियंत्रण के लिए एक गठबंधन बनाना चाहते थे, लेकिन ईरानी फंस में ऐसे फंसे कि चीन, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस से गुहार लगाना पड़ा, लेकिन साथ नहीं मिला। यहाँ तक कि कनाडा ने भी इनकार कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने नाटो को धमकी दी है। ट्रंप ने सीधे तौर पर नाटो को ये धमकी दी है कि अगर यहाँ मदद नहीं की तो यूक्रेन रशिया युद्ध में अमेरिकी मदद भूल जाएंगे। ईरान जिसने अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स की एक पूरे सिटी बसा रखी है, अंडरग्राउंड टनल में वो हथियारों का जखीरा है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं है। और अब जंग के बीच ईरान ने एक बार फिर अपनी मिसाइलों की खेप का वीडियो जारी किया है। और ये वीडियो देखकर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जरूर परेशान होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले IRGC ने अपनी अंडरग्राउंड टनल से ड्रोन का वीडियो जारी किया था और अब मिसाइलों की खेप का वीडियो रिलीज कर बता दिया है कि वो आखिर अभी तक कैसे युद्ध लड़ पा रहा है। वीडियो में लाइन से टनल के अंदर मिसाइलें रखी हुई हैं। रेडी टू अटैक मोड में रखी इन मिसाइलों का निरीक्षण करते अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी बस मिसाइल और हथियार दिखाई देंगे। कोई नहीं जानता कि ईरान के पास कितने हथियार हैं। ईरान ने अंडरग्राउंड टनल की एक श्रृंखला बना रखी है जो कहां तक फैली है, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ईरान अपने हथियार सामने ला रहा है, वो इशारा है कि जंग अब भी थमने नहीं वाली है। ईरान से अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ते हुए 17 दिन बीत चुके हैं और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है। और इसी बीच ईरान ने अपना एक और ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है जो अमेरिका इजराइल की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। टेंशन इसलिए क्योंकि ईरान ने पहली बार युद्ध में सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर हमले किए गए हैं, जिसका लॉन्च करते हुए वीडियो भी सामने आया और इन हमलों के बाद तबाही का मंजर दिखाई दिया। यानी ईरान धीरे धीरे अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। खुद ईरान ने दावा किया है कि अभी उसने युद्ध में सिर्फ पुराने हथियार और मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया है और अब जिस तरह से सेजल मिसाइल ईरान ने निकाली है वो कहीं न कहीं अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन बढ़ा रही है। ईरान ने सेजल मिसाइल से हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 4 थार्ड एयर डिफेंस बर्बाद हो चुके हैं, तो वहीं इजराइल का सबसे मजबूत माना जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम साबित हो रहा है। ईरान जिसकी ताकती मिसाइल और ड्रोन्स है जो शायद किसी दूसरे देश के पास इतनी तादाद में ना हो, और अब जो सेजल मिसाइल का इस्तेमाल पहली बार युद्ध में हुआ है उसकी खासियत की वजह से उसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। जी हां, ईरान की खतरनाक सेजल मिसाइल सबसे आधुनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 2000 से 2500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है इसकी। न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। 700 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। 7 मिनट में तेल अवीव पर अटैक संभव हो जाता है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए। रडार देखते ही दिशा बदलने लगती है सेजल। आयरन डोम पेट्रियट को भी चकमा दे सकती है। सॉलिड फ्यूल तकनीक से जल्द लॉन्च होती है। इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान के ऑयल डिपो और रिफाइनरीज पर हमला कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दावा यह किया जा रहा था कि ईरान पर एसिड अटैक भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हमलों को नस्लें बर्बाद करने वाला बताया है। दरअसल अरागची के इस बयान के पीछे वो हमले हैं जो इजराइल ईरान के तेल डिपो पर हो रहे हैं। 8 मार्च को ईरान की कई तेल रिफाइनरी और डिपो पर हमला हुआ था, जिसके बाद हर तरफ काला धुआं और प्रदूषण जैसे हालात बने जो अभी तक जारी है। उसी को लेकर अरागची ने इसे नस्लें बर्बाद करने वाला बताया। इस तरह की बमबारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसे पर्यावरण विनाश माना जाता है। हमलों से ईरान के लोगों को अपने स्वास्थ्य और जीवन स्तर को होने वाले दीर्घकालिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मिट्टी और भूजल के दूषित होने के दूरगामी प्रभाव कई पीढ़ियों तक बने रह सकते हैं और इस युद्ध अपराध के लिए इजराइल को सजा देने की बात कही है। हमलों के बाद तस्वीरें भी सामने आई थी जब आसमान में सिर्फ काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। बारिश के साथ जले हुए तेल के कण नीचे आ रहे थे। इसे लेकर ईरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने दावा भी किया था कि ये एसिड अटैक भी हो सकता है और अब अरागची ने जो बयान दिया है वो युद्ध का सबसे खतरनाक मोड साबित हो सकता है। ईरान पर अमेरिकी और इजराइल की मिसाइलें ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं और अभी तक के हमलों में अमेरिका का दावा है कि ईरान की हवाई ताकत और नेवी को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक से ईरान में काफी तबाही भी मची है।
अब ट्रम्प के इसी दावे को पुख्ता करने के लिए अमेरिका की तरफ से ईरान के ठिकानों पर बारूदी तबाही का वीडियो जारी कर दिया गया है। देखिए कैसे अमेरिकी मिसाइलें ईरान के ठिकानों पर तबाही मचा रही हैं। ईरान की मिलिट्री साइट्स, वेपन स्टोरेज, ड्रोन फैसिलिटी, एयर डिफेंस को धुआं करने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका की जारी इस वीडियो में ईरान की सैन्य ताकत अमेरिका की एयर स्ट्राइक में तबाह होते हुए नजर आ रही है। अब ट्रम्प लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की हवाई ताकत और नेवी ताकत को खत्म किया जा रहा है। हालांकि ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रम्प के इस दावे पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। ईरान भले ही अमेरिका और इजराइल के सामने डट कर खड़ा है और मुकाबला भी कर रहा है, लेकिन अमेरिकी इजरायली हमलों में उसका हर एक हिस्सा तबाह होता नजर आ रहा है। सिर्फ मिसाइल और ड्रोन, सुरंगें ही नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर थाने तक खंडहर में तब्दील कर दिए गए हैं। आसमान में गरजते फाइटर्स और बरसते शोलों के बीच जब धूल और धुएं का गुबार छटता है तो ईरान कुछ ऐसा दिखता है। इजराइल और अमेरिका के हमले में तेहरान स्थित पुलिस हेडक्वार्टर हो या फिर हमदान में मौजूद साइबर पुलिस का हेडक्वार्टर, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। इन हमलों में सिर्फ IRGC के सैन्य ठिकाने और मिसाइल ड्रोन के सुरंग ही नहीं, बल्कि दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। देखिए, तेहरान स्थित पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है। इस परिसर में मौजूद एक भी इमारत सही सलामत नहीं बची है। अब जरा इसे देखिए, हमदान में मौजूद साइबर पुलिस का हेडक्वार्टर, जो कि वेस्टर्न ईरान के हमदान में है। बम और मिसाइलों के धमाके से ये भी पूरी तरह से दहल गया है। माना जा रहा है कि यहीं पर ईरान युद्ध से जुड़े हुए फेक AI और प्रोपेगेंडा वीडियो बनवाता था। इस तबाही की वजह है ईरान ने युद्ध रोकने के एवज में मुआवजे की मांग की है। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन का वीडियो जारी कर ईरानी दावों को फिर से झूठा साबित कर दिया है, जिसमें लिंकन के रनवे पर दिन रात अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान पर हमला बोलने के लिए ऑपरेट किए जा रहे हैं। USS अब्राहम लिंकन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि यह न सिर्फ समुद्री लड़ाइयों के लिए पूरी तरह से तैयार है, बल्कि अमेरिकी एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ा बेस बना हुआ है। B-1, B-2 और B-52 जैसे बॉम्बर्स के अलावा अमेरिका के हर एक फाइटर जेट्स इस पर दिन रात उड़ान भर रहे हैं। बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब चुनाव आयोग ने तबादला एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखा दी है, यानी अधिकारियों के ट्रांसफर शुरू हो गए हैं। ECI ने मुख्य सचिव और गृह सचिव पर एक बड़ी स्ट्राइक की है और उन्हें चुनाव से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। DGP समेत कई अधिकारियों को बदल दिया गया है। क्योंकि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी सरकार के रविवार को किए गए सारे ट्रांसफर को निरस्त कर दिया। ममता सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले ये तबादले किए थे। अब इसी कड़ी में चुनाव आयोग की पहली स्ट्राइक राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा पर हुई है। इनके ट्रांसफर समेत आयोग ने दोनों को किसी भी प्रकार के चुनाव संबंधी कार्य में शामिल नहीं होने का भी निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के DGP, ADG लॉ एंड ऑर्डर, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, IGP समेत कई अफसरों का तबादला कर दिया है। सिद्धनाथ गुप्ता राज्य के नए DGP बनाए गए हैं। अजय नंद को कोलकाता पुलिस कमिश्नर तो अजय मुकुंद रानाडे ADG लॉ एंड ऑर्डर बना दिए गए हैं। दावा इस बात का है कि आयोग ने चुन चुनकर दीदी के चहेते अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिससे पहले से ही आयोग से खार खाए बैठे दीदी और ज्यादा खफा हो गई। हालांकि विपक्ष चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर है, क्योंकि ये ट्रांसफर सिर्फ पश्चिम बंगाल में किए गए हैं, जबकि चुनाव अन्य राज्यों में भी है। खैर, अगली खबर का रुख करेंगे। आज संसद भवन में उस समय अचानक सुरक्षा अलर्ट के हालात पैदा हो गए जब एंट्री गेट के पास सायरन बजने की आवाज सुनाई दी और इसके चलते कुछ ही देर के लिए यहाँ हलचल और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं सुरक्षा अलार्म बजते ही CISF की क्विक रिएक्शन टीम ने मोर्चा संभाल लिया। सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए। संसद भवन के प्रवेश द्वारों पर चौकसी बढ़ा दी गई। आने जाने वाली गाड़ियों की जांच होने लगी। हालांकि कुछ देर बाद खुलासा हुआ कि ये किसी खतरे का थ्रेड नहीं था, न ही कोई मॉक ड्रिल थी। दरअसल संसद के एंट्री गेट पर एक बूम बैरियर तेज हवा के चलते गिर गया था, जिससे उससे जुड़े सेंसर सक्रिय हो गए और स्वचालित सुरक्षा अलार्म बजने लगा था। शुरुआती जांच में अधिकारियों को किसी भी तरह के सुरक्षा खतरे के संकेत नहीं मिले। निरीक्षण के बाद साफ हो गया कि सायरन बजने की वजह तकनीकी थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर को पूरी तरह सेफ बताया और गाड़ियों की आवाजाही को फिर से सामान्य कर दिया। देश भर में गैस की कालाबाजारी को लेकिन प्रशासन का एक्शन भी जारी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुंडका इलाके में चल रहे एक अवैध गैस जमाखोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है।
इस गोदाम में 1-2 नहीं बल्कि 610 सिलेंडर मिल गए हैं, जिन्हें सरकारी नियमों के विरुद्ध और सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर जमा किया गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक गुप्त सूचना मिली थी कि मुंडका में गुरुजी इंडेन गैस सर्विस गोदाम में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। जब पुलिस टीम ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी की मौजूदगी में वहां पर छापेमारी की तो नजारा बेहद चौंकाने वाला था। एजेंसी केवल इंडेन कंपनी के कमर्शियल सिलेंडर बांटने के लिए अधिकृत थी, लेकिन गोदाम के भीतर भारत गैस और एचपी गैस के भी दर्जनों सिलेंडर अवैध रूप से छिपाकर रखे गए थे। इन सिलेंडरों को जानबूझकर कमी पैदा करने के लिए छिपाया गया था, ताकि गैस संकट के समय इन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर मोटी कमाई की जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग ने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचाकर रख दी है, लेकिन इस कठिन समय में भारत ने कमाल किया है। इस वक्त कई देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में भारतीय एलपीजी कैरियर शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंच गया है और यही है भारत और ईरान की मित्रता। 45,000 मीट्रिक टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस लेकर शिवालिक आज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। देश में घरेलू गैस की बढ़ी मांग के बीच इस जहाज का पहुंचना किसी तोहफे से कम नहीं है। भारत में रसोई गैस की मांग को पूरा करने में ये खेप बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल एलपीजी कैरियर शिवालिक कतर के रास्ते लफान पोर्ट से गैस भरने के बाद 7 मार्च को रवाना हुआ। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर गुजरना था, लेकिन ईरान ने इस रूट पर पाबंदी लगा दी और हालात काफी संवेदनशील हो गए। लेकिन भारत और ईरान के बीच दोस्ती ने इस मुश्किल को हल कर दिया। शिवालिक पोर्ट पर करीब 55 घंटे जेटी के अंदर ये खड़ा रहेगा, जहां से गुजरने वाली लाइन से टैंक में गैस भरी जाएगी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शिवालिक एक एलपीजी टैंकर है। इस जहाज की कुल लंबाई 225.28 मीटर है, जबकि चौड़ाई 36.6 मीटर है। इस जहाज की स्पीड 8.1 नॉट यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कल इसी का एक दूसरा जहाज नंदा देवी को भी भारत आना है।